सब लोग आज का पहला कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। जीएम ट्यूब के दो फंडामेंटल पर्पस होते हैं, डिस्प्लेड काउंट रेट और स्पीकर। जब आप जीएम ट्यूब लगाते हैं तो जीएम ट्यूब अल्फा बीटा को डिटेक्ट करती है। गैमा रेज जो होती हैं वो जीएम ट्यूब के ना थ्रू गुजर जाती हैं। गैमा रेज के मामले में जीएम ट्यूब इज नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट वेरी सेंसिटिव। जीएम ट्यूब पर या तो आप डिस्प्ले लगा दो जो मैंने दिखाया था, या फिर आप उस पर एक स्पीकर लगा दो जिसमें अलार्म बजता रहेगा क्लिक क्लिक करके। और ये जीएम ट्यूब के दो बेसिक फंक्शंस हैं। अब ये कॉपी होगा आज का पहला कॉन्सेप्ट। The normal background radiation sounds like this. But this rock is a little more interesting. And it's this rock which turned out to be the clock, which allowed us to date the Earth. The rock contains uranium. देखो, आपने भी एनिमेशन देखी जिसमें आपने वो आवाज सुनी। जो जीएम ट्यूब होती है वो इस तरह की आवाज जनरेट करती है। रेडियो एक्टिव सोर्सेस में अल्फा सोर्स होती है, बीटा सोर्स होती है। अल्फा एंड बीटा कंबाइंड सोर्स भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ अल्फा इमिट करते हैं, कुछ सिर्फ बीटा इमिट करते हैं। कुछ होते हैं जो अल्फा और बीटा कंबाइन करके दोनों इमिट करते हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Sir, your voice is lacking. आप यहाँ से में पावर क्राइसिस हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तो शायद थोड़ा सा बैकअप पे चलने की वजह से हो रहा है। लेकिन ये है कि मेरे पास से वैसे सिग्नल तो पूरे हैं, जो मेरे पास ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल पूरे, लेकिन आवाज इसलिए कट रही है कि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यूजिंग द अदर डिवाइस। बहरहाल वो एक इशू है थोड़ा सा आज के लिए। देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ कि रेडियो एक्टिव सोर्सेज या तो अल्फा के सोर्स होते हैं, सिर्फ अल्फा एमिट करते हैं, या बीटा के सोर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों एमिट करते हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। नहीं, दिस इज द आई थिंक दिस इज द सेकंड स्लाइड। क्लास शुरू हुए में 6 मिनट तो हो गए,
तो ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है, मैं आपको आखिर में फर्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। देखो रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो हैं, रेडियो एक्टिव सोर्सेज 3 तरह के होते हैं। और अब आप ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि हम लोग टॉपिक कर रहे हैं जीएम ट्यूब। अब जो जीएम ट्यूब होती है वो अल्फा को अच्छे से डिटेक्ट कर लेती है, बीटा को भी कर लेती है, लेकिन गैमा रेस के मामले में इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। जब गैमा रेस होती हैं तो गैमा रेस का मसला ये आता है कि गैमा रेस ना जीएम ट्यूब के अंदर से गुजर जाते हैं, रुकती नहीं है। तो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बनाओ कि GM tube is very effective for alpha and beta, but GM tube is not very effective for gamma rays. GM tube gamma rays के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होती, वो इतनी स्मार्ट नहीं होती gamma rays को पिक करने में। तो आप लाइन चेंज करिएगा और लिखिएगा gamma rays are not properly detected by a GM tube. Gamma rays are not properly detected by a GM tube. ठीक है, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप आज का अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगर आप जीएम ट्यूब को करीब रखोगे, ये डायग्राम मैंने पिछली क्लास में कॉपी करवाई थी। देखो अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गैमा निकल रहा है। अगर आप जीएम ट्यूब को जरा करीब रखोगे तो वो अल्फा को पिक करेगा, बीटा को भी पिक करेगा। अगर आप जीएम ट्यूब को दूर कर दोगे तो फिर वो अल्फा बीटा को पिक नहीं कर सकेगा। जैसे आप क्लास में पीछे बैठे हो, बहुत पीछे चले जाएं तो आवाज सही नहीं आती। तो अल्फा बीटा का प्रॉब्लम ये है, अल्फा बीटा का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप काफी ज्यादा दूर बैठे हैं तो अल्फा बीटा आप तक उस तरह नहीं पहुंचेंगे। अल्फा बीटा बेसिकली ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करते। तो आज का अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, आज का अगला कॉन्सेप्ट लिखें कि जीएम ट्यूब शुड बी क्लोज टू द रेडियो एक्टिव सोर्स। GM tube should be close GM tube should be close to the radioactive source to pick alpha and beta. To pick alpha and beta. अगला कॉन्सेप्ट बनाए, जीएम ट्यूब पे जो काउंट रेट आता है, जो नंबर्स आते हैं, डेटा आता है, वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब आप देखेंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा 200, एकदम 210 हो जाएगा, फिर 198, फिर 215, 190। तो जीएम ट्यूब का जो काउंट रेट होता है, जो रीडिंग होती है ना, वो फ्लक्चुएट करती, हिलती रहती है। कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। तो आपको वहां पर
आपको वहां पर एवरेज चाहिए होता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग आज का अगला कॉन्सेप्ट कॉपी करिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ अ जीएम ट्यूब। जीएम ट्यूब कहाँ का यूज होती है? हम इसको सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल सब खतरनाक होते हैं। नंबर 2, एनालिसिस, हम इसके थ्रू चीजों को एनालाइज करते हैं। वो जो आपने एनिमेशन देखी थी तो वो बंदा एक रॉक को एनालाइज कर रहा था। जीएम ट्यूब रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसका पर्पज ये होता है, जीएम ट्यूब का पर्पज ये होता है कि उसमें हम रिसर्च के जरिए मुख्तलिफ तरह की नई चीजें डिस्कवर करते हैं। तो जीएम ट्यूब की ये 3 बड़ी एप्लीकेशंस हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, इस पर तुम्हें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये जीएम ट्यूब है ना, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस ओरल देखना। सामने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, पूरा सर्किट बना हुआ है तुम्हारे पास। अब तुमने क्या किया, बीच में एक पेपर की शीट रख दी ऐसे। जैसे तुम पेपर की शीट रखोगे, काउंट रेट एकदम ड्रॉप करेगा। काउंट रेट ड्रॉप करने से तुम समझ जाओगे कि ये तो कोई अल्फा पार्टिकल है।
अच्छा, अगर तुम पेपर शीट ना रखो और तुम रखो एल्यूमिनियम शीट और काउंट रेट ड्रॉप कर जाए, तो तुम समझ जाओगे कि ये कोई बीटा पार्टिकल है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम शीट से रुक जाते हैं। अब देखो एग्जांपल एक और, एक सवाल आया जिसमें जमीन के नीचे एक पाइप है, जैसे हमारे यहाँ वॉशरूम्स में पाइप होते हैं ना नीचे टाइल्स के नीचे, उस तरह अंडरग्राउंड एक पाइप है और उसमें ना लीकेज हो गया, अंडरग्राउंड पाइप में लीकेज हो गया। अब जैसे हमारे यहाँ तो वो पूरा खोदना पड़ता है, डिग आउट करते हैं, तो अब वहां एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि आप क्या करो कि आप उसमें क्या करो कि जो पाइप है उसमें ऐसा कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल दो जो पानी के साथ मिक्स होके अंदर चला जाए। अब ये जो पाइप है ये पानी के नीचे है, सॉरी जमीन के नीचे है, इसमें आपने पानी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिक्स किया और डाल दिया। अच्छा, अब क्या होगा जब आप आगे जाएगा ये, तो जहां लीकेज होगा वहां से बाहर आ जाएगा। ऊपर आपने जीएम ट्यूब रखी हुई है, जहां लीकेज होगा वहां से पानी बाहर आएगा, ऊपर आपकी जीएम ट्यूब है। आप जीएम ट्यूब को ऐसे ऐसे मूव करें, जहां लीकेज होगा उसके ऊपर आपको एकदम काउंट रेट मिलेगा। तो आप समझ जाओगे कि इसके नीचे जो पाइप है, इसके नीचे जो पाइप के नीचे पोजीशन है वहां पर लीकेज हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है सिखाने के लिए कि जीएम ट्यूब इस तरह की बहुत सारी चीजों में यूज होती है। अब हेडिंग डालिएगा, दो लाइनें छोड़िएगा, हेडिंग डालिएगा बैकग्राउंड रेडिएशंस। देखो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, इसमें आप साइड हेडिंग दीजिएगा इंट्रोडक्शन। अब ऐसी कुछ रेडिएशंस होती हैं जो हवा में खुद से होती हैं। आपने यूं समझना है कि जैसे हवा में एनर्जी होती है, लाइट होती है, बहुत सारी वेव्स होती हैं। अब देखो, हमने जीएम ट्यूब के सामने कोई सोर्स रखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर जीएम ट्यूब के सामने कोई सोर्स रखा हुआ ना हो और तब भी जीएम ट्यूब डिटेक्ट करे, तो उसको कहते हैं बैकग्राउंड। आपने क्या किया कि पहले आपने सोर्स रखा, सोर्स रख के काउंट रेट आ रहा है 100, आपने सोर्स हटा दिया और फिर काउंट रेट आ रहा है 20, तो इस 20 को कहते हैं बैकग्राउंड काउंट। बैकग्राउंड काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो काउंट रेट होता है जो हवा में खुद से होता है, वो रेडिएशन होती है जो थोड़ी बहुत हवा में हर जगह होती है, और इसको कहते हैं बैकग्राउंड काउंट। आप दोनों, अगर अगर ये नंबर बड़ा हो तो आप इसको माइनस कर देते हैं। तो आपने हेडिंग डाली थी बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर इंट्रोडक्शन, और उसमें लिखिएगा कि दीज आर द रेडिएशंस, लिखिएगा दीज आर द रेडिएशंस these are the radiations which are already present, these are the radiations which are already present in an environment
लिखिएगा कि द आयनाइजिंग रेडिएशंस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन एनवायरमेंट, ऐसी रेडिएशंस जो हवा में पहले से हों, ऐसी रेडिएशंस जो हवा में पहले से हों उनको कहते हैं, ऐसी उन रेडिएशंस को कहा जाता है दे आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब साइड हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल, साइड हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल। और ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। बैकग्राउंड काउंट इज ऑल्सो रैंडम इन नेचर। जो बैकग्राउंड काउंट होता है वो बढ़ता है, कम होता है। बैकग्राउंड काउंट जो होता है वो नेचर वाइज रैंडम होता है। तो आप आगे लिखिएगा बैकग्राउंड काउंट इज ऑल्सो रैंडम इन नेचर।
सबके contribution, एक की contribution किसी भी एक की contribution ऐसी नहीं है क्या कहें बस वो अकेला है आप सब उसी की ऐसे कोई नहीं Important sources of background radiations are radioactive gas like radon. ये जमीन के अंदर गैसेस होती हैं, उनमें एक गैस होती है रेडॉन, ये रेडियो एक्टिव होती है. फिर कॉस्मिक रेस, रेडियो एक्टिव रॉक्स एंड सॉइल, human activity, for example radiotherapy, food and drink. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. These are the sources for radioactive rays. ये वाली स्क्रीन देखिए. Radioactive gas like radon. हाँ रेडॉन, ये केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं ना रेडॉन. अब देखें ये जो लिस्ट है ये बता रही है कि इससे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस के सोर्सेस क्या हैं. ये लिस्ट कॉपी होगी. Sir, third point पे लिखा हुआ है radioactive what? रेडियो एक्टिव रॉक्स एंड सॉइल. कौन सा वाला पूछ रहे हैं? Sir, rocks है, it's O या फिर U. ओ रॉक्स.
देखो, अब ये तुम्हें नज़र आ रहा है कि पाई चार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें रेडॉन का एक बड़ा पोर्शन है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है उसमें एक बड़ा पोर्शन रेडॉन का होता है, बाकी छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशंस होते हैं, इनसे रेडिएशंस आती हैं। चलो अब हेडिंग डालो, 2 लाइनें छोड़कर, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो जो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, उनकी एक लिस्ट है। Important terms, important individual particles in nuclear physics. देखो इसमें है अल्फा He42, बीटा E0-1, न्यूट्रॉन N10, प्रोटॉन H11, प्रोटॉन के बाद है पॉजिट्रॉन। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा कुछ लोगों को, ये होता इलेक्ट्रॉन है लेकिन इस पे चार्ज +1 होता है। फिर गैमा, गैमा का मतलब आगे उसके लिखा हुआ है फोटॉन्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
चलो हेडिंग डालो रेडियो एक्टिव डीके। सब लोग 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दो रेडियो एक्टिव डीके। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डाल दो रेडियो एक्टिव डीके। हेडिंग डाल दें रेडियो एक्टिव डीके। देखो अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट जरा मुश्किल है, डीके का कॉन्सेप्ट जरा चैलेंजिंग है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई पार्टिकल, जब कोई सब्सटेंस अल्फा, बीटा और गैमा इमिट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अल्फा, बीटा और गैमा इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है डीके। Z इज इक्वल टू एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर। जब कोई पार्टिकल अल्फा, बीटा और गैमा इमिट करता है तो वो एटॉमिक नंबर चेंज कर लेता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीके, एटम और प्रोटॉन नंबर। हेडिंग डालिएगा रेडियो एक्टिव डीके। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। डीके और डिसइंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा और बीटा पार्टिकल रिजल्टिंग इन अ चेंज इन इट्स एटॉमिक नंबर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो आपने डेफिनेशन कॉपी की। अब जरा इसको आप एक डायग्रामेटिक सेंस में देखिएगा। जब कोई पार्टिकल अल्फा या बीटा और गैमा इमिट करता है तो उसका जी चेंज हो जाता है। आप जानते हो केमिस्ट्री में जी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर आप उसको 7 कर दें तो फिर वो कार्बन नहीं होगा, वो बन जाएगा नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन का 7 8 कर दें तो फिर वो बन जाएगा ऑक्सीजन। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जिस एलिमेंट से आप शुरू करते हैं उसको कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं डॉटर एलिमेंट, जो डीके के बाद बनता है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब देखो डीके दो तरह के होते हैं, एक वो डीके होता है जो अल्फा से होता है, और दूसरा वो डीके होता है जो कि बीटा डीके होता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। डीके दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है अल्फा डीके, एक कहलाता है बीटा डीके। गैमा रेज जो होती हैं वो डीके कॉज नहीं करती। चले हेडिंग डालिएगा अल्फा डीके। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को वापस लाएं कि अल्फा का मतलब क्या होता है। एक ऐसा पार्टिकल जिसमें दो प्रोटॉन हो और दो न्यूट्रॉन हो। Z का मतलब है P और A का मतलब है P+N। अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड नोटेशन।
जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में से 4 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाता है। इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और इसको कहते हैं पेरेंट। यानी अल्फा डीके जब होगा तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर में से 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर में से 2 कम होगा। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। अब देखो इसकी इक्वेशन देखो, ऊपर ए है नीचे जेड है, a माइनस 4 z माइनस 2 He42 प्लस गैमा। He42 का मतलब है अल्फा और गैमा का मतलब है फोटोन एनर्जी। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। ये आपको लर्न करके जानी है इक्वेशन। ये क्या हुआ? इसमें लाइन नहीं आ रही, आपको जाके वो घुमाना पड़ेगा बटन में। वो यूपीएस अब लाइन ही नहीं आ रही, पूरे घर में नहीं आ रही। जो यूपीएस की लाइन में करंट नहीं आ रहा, पता नहीं इधर करंट नहीं आ रहा। इधर वो पहला वाला मसला, वो यहाँ से नहीं होता मरतबा, इस कमरे में नहीं आ रही, बाकी आ रही। यानी पहले भी हुआ था,
इसने यहाँ एक लाइन जोड़ी थी, देखें ये लाइन जोड़ी हुई है, तो ट्रिप हो गई है, इस कमरे में लाइन नहीं आ रही। आप उसको फोन करके पूछे अगर इलाके में है तो सही करके चला जाए। ये जो इक्वेशंस हैं ये अक्सर पेपर में आती हैं। कैसी होती है इक्वेशन? देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ये समझो फॉर्मूला है, इसको तुम याद कर लो। नीचे देखो एग्जांपल, फ्लोरीन 19 और 9, 19 बन गया 15, 4 कम हो गया, और 9 बन गया 7, 4 2। Mg 24 और 12, 20 और 10, 4 और 2, ये नीचे आ गया। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये जो नीचे नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि सारी रेज निकलती कहां से? न्यूक्लियस से। अब ये जो ब्लू कलर की दो इक्वेशंस हैं ये वाली, ये शो कर रही हैं कि अल्फा डीके हुआ है। पेपर में सवाल क्या आता है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना 15, 7, 2, 4, ये मिसिंग होते हैं, ये नंबर मिसिंग होते हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। वो आपसे कहेगा 10 लिख दें, 20 लिख दें, इस तरह कहेगा। सही कॉपी करना। इसमें जो ब्लू कलर की दो लाइंस है, देखिए तो आपने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। ये ब्लू वाली इक्वेशन, दूसरी ब्लू वाली इक्वेशन, सिर्फ ये दो इक्वेशंस जो है ना ये कॉपी करनी है। केसी पे ना अगर आप उसको वहां घुमा देंगे ना सब केसी पे आ जाएगा। तो आजकल घुमा दियो उधर से। बड़ा मसला हो गया, मैं चार्ज कैसे करूँ? देखो ये नाइट्रोजन है, ऊपर 15 है, नीचे 7 है। जो ओरिजिनल नाइट्रोजन होता है उसमें ऊपर 14 होता है और नीचे 7 होता है। अब ये चूंकि आइसोटोप है इसलिए ऊपर 15 आ रहा है। अक्सर रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, जब भी अक्सर डीके होता है तो उसमें जो एलिमेंट बनता है वो रेडियो एक्टिव होता है, आइसोटोप हो जाता है। तो अब आप ये भी कॉन्सेप्ट दोबारा शेयर करिएगा कि अगर मास नंबर में फर्क है, अगर मास नंबर में फर्क है तो उसको कहते हैं कि वो आइसोटोप है।
अब इसकी एक और एग्जांपल देखें, 23892, 23490, अल्फा 42, अल्फा भी लिख सकते हैं, He42 भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। सवाल कैसे आता है? अच्छा, पहले ये एग्जांपल भी कॉपी कर लीजिएगा। देखो अब सवाल कैसे आता है, K39 नीचे 19, आर्गन 38 18। तब आपसे पूछेगा बताओ यहाँ जो भी पार्टिकल है वो कौन सा मिसिंग है। अच्छा, पार्टिकल्स मैंने आपको एक साथ कॉपी करवाए थे, आपने देखा ये लिस्ट ना, यहाँ से आप पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप सब लोग ये वाली जरा एग्जाम्पल कॉपी करें, ये वाली, और मुझे बताइएगा, माइक पर बता सकते हैं या लिखकर बता दें कि मिसिंग पार्टिकल कौन सा है। सर हाइड्रोजन। हाँ, अब एक सजेशन है हाइड्रोजन, ठीक है। ये पार्टिकल्स की लिस्ट है। तो यहां पर जैसे एक बच्चे ने ऑलरेडी कहा कि यहां पर आएगा H11, नहीं H ही नहीं लिख सकते ना, वो नंबर पूरे नहीं करेगा ना। असल चीज नंबर पूरे करना है। देखो मैं कैसे, जरा समझिएगा, 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 19, 38 प्लस 1 ये हो जाएगा 39। तो सब लोग इसको फिल कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक को। अब देखो कि मैंने शो किया कि जब अल्फा डीके होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अल्फा डीके में एनर्जी रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। और आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इसको अब सिलेबस से निकाल दिया है, इस पे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। ये जो प्रोसेसेस होते हैं डीके के, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी में होता क्या है, इस एनर्जी में होते हैं गैमा रे फोटॉन्स। इससे काइनेटिक एनर्जी मिलती है डॉटर न्यूक्लियाई को, हीट बनती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स लाइक फॉर एग्जांपल अल्फा। तो लिखिएगा कि दिस प्रोसेस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिखिएगा कि दिस प्रोसेस Sir, which process? Which अल्फा process? अल्फा डीके। लिखिएगा कि दिस प्रोसेस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अब उस एनर्जी की पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या क्या हो सकती है। गैमा रे फोटोन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा, हीट बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स भी आ सकता है। तो ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
अब हेडिंग डालिएगा बीटा डीके। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह का एक पैकेट होता है। अब ये बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बीटा पार्टिकल्स किसी न्यूक्लियस से निकलते हैं तो उसमें क्या होता है? अच्छा, जबरदस्त। देखो, बीटा पार्टिकल्स जो हैं जब किसी एटम से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, तो क्या होता है? ऊपर मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है। बीटा पार्टिकल्स नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मास नंबर नहीं बदलता। ये आपको रट के जाना होगा। इक्वेशंस, ये टेम्पलेट है ना, मास नंबर नहीं बदलता, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। सो दीज आर कॉल्ड बीटा डीके इक्वेशंस। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बीटा डीके, और उसमें लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हेडिंग है बीटा डीके, और उसमें लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स लिखिएगा बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिएगा बीटा पार्टिकल्स अब उसके बाद ये वाली इक्वेशन जल्दी से कॉपी कर लें सब लोग, ये वाली इक्वेशन कॉपी कर लें। सर आपने बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या लिखवाया? उसके बाद कुछ नहीं लिखवाया, उसके बाद ये इक्वेशन कॉपी कर लें जल्दी से। यहाँ थोड़ा पावर का प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे लैपटॉप बंद करना पड़ रहा है। पावर वीक हो गई है और काफी देर से लाइट नहीं है, तो आपको ये इक्वेशन कॉपी कर लें, और उसके बाद आज का काम यहीं तक रोक लेंगे, और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इक्वेशन कॉपी कर लें, फिर आज का काम खत्म है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।